નીતિન નવીનજીને વિનંતી કરું કે કેટના સૌ યંગ એન્ટરપ્રિન્યોર્સનું માર્ગદર્શન કરે. अपने इस यूथ वॉइस समिट द फ्यूचर ब्लॉक, और हम कह सकते हैं गुजरात के अपने वैसे युवा जो गुजरात प्रदेश को कई गौरवमयी क्षण दे रहे हैं, गुजरात के विकास को प्रतिदिन नया आयाम दे रहे हैं, और गुजरात ही नहीं अपने इनोवेशन से, अपने स्टार्टअप के माध्यम से इस देश के युवाओं को एक नेतृत्व दे रहे हैं जो हम ग्लोबली अपने आप को कह सके कि हम लोकल के लिए वोकल भी हैं और ग्लोबल भी हैं. और मैं मानता हूं कि कैट जैसी यंग एंटरप्रेन्योर की ये संस्था जो पूरे देश में युवाओं के उद्यमिता के साथ उनके कौशल को आगे बढ़ाने का काम कर रही है. आज इस कार्यक्रम में हम सब के साथ उपस्थित अपने पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष जगदीश विश्वकर्मा जी, मेरे मित्र, युवा मोर्चा में हम लोग साथ में काम किए, और आपके राज्य के युवा साथी उप मुख्यमंत्री के रूप में भाई हर्ष सांघवी जी, पूज्य श्री ज्ञानवंत स्वामी जी, हमारे साथ यहाँ पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष जी, हमारे कई यहाँ पर सांसद, अपने पार्टी के प्रदेश के संगठन महामंत्री रत्नाकर जी, हम लोग यहाँ पर उन युवाओं के बीच में आए हैं जो युवा गुजरात के विकास के साथ साथ गुजरात के विरासत को भी आगे बढ़ा रहा है. और हम कह सकते हैं कि जहां एक और युवा यूथ अपने खुद के पर्सनालिटी को, खुद के छवि को भी बना रहा है, वहीं से राज्य की भी छवि को निखारने का प्रतिदिन प्रयास करता है. जिस राज्य का इतिहास इतना गौरवमय रहा है, चाहे वो महात्मा गांधी जी के उस विरासत को हम देखें जिन्होंने अहिंसा के उस माध्यम से पूरे विश्व को संदेश दिया. सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपने एकता के संदेश को, इस पूरे देश को एक करने में उन्होंने अपना जो संकल्प दिखाया, वो पूरा देश आज उनका ऋणी रहता है. वैसे ही प्रदेश से अपने माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के युवाओं को आशा और उम्मीद के वातावरण में लाने का काम किया. हमें याद है और हम सबको इसके साक्षी हैं, गुजरात में तो पहले से वो मुख्यमंत्री के रूप में, चाहे वो वाइब्रेंट गुजरात हो, ये गुजरात के लोगों को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के रूप में हमेशा एक बड़ा प्लेटफॉर्म दिया. लेकिन 2012-13 में पूरे देश की स्थिति कुछ अन्य थी. आपको ध्यान में होगा, एक अलग प्रकार का निराशा का वातावरण पूरे युवाओं में, पूरे देश के युवाओं में था. पूरे देश के व्यवसाय जगत के लोग हों या हमारा यूथ जो अगर एंटरप्रेन्योर बनने की दिशा में कुछ सोच भी पाता, ऐसा कोई वातावरण नहीं था. उस 2012 और 13 की उस समय के कालखंड को अगर याद किया जाए तो उस निराशा के वातावरण से पूरे इस देश को 2014 में एक आशा और उम्मीद के वातावरण में लाने का काम किसी ने किया तो हमारे देश के श्रद्धेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया.
जब उन्होंने कहा कि 140 करोड़ देशवासी मेरे लिए एसेट हैं, तो उन्होंने एक एक देशवासियों को अपने साथ जोड़ा ही नहीं, अपने साथ एक संकल्प के साथ कि अगर 140 करोड़ देशवासी एक एक कदम आगे बढ़ेगा तो देश 140 करोड़ कदम आगे बढ़ सकता है। इस संकल्प को जब उन्होंने दिया तो एक एक भारतवासी को लगा कि नहीं, मुझे भी अपने देश के लिए कुछ करना है और मुझे भी आगे बढ़कर इस देश के लिए कुछ ऐसा कर गुजरना है जिससे हम भी इस देश के नागरिक होने का कर्तव्य निभा पाएं। ये वो क्षण था 2014 का जब युवाओं में स्टार्टअप क्या है, स्किल इंडिया क्या है, चीजों की चर्चा नहीं होती थी। कोई अपने पिताजी के विरासत को भले बढ़ाकर व्यवसाय बढ़ा लेता होगा, लेकिन एक व्यक्ति युवा कुछ इनोवेशन करे, कुछ स्टार्टअप करे और उसके लिए कोई प्लेटफॉर्म मिले, शायद उस दिशा में गुजरात ने तो सोचना शुरू किया भी होगा। देश सोचना नहीं शुरू किया था, देश 2014-15 के बाद सोचना शुरू किया। ये बात हम सबके ध्यान में होना चाहिए। और आज मैं जब गुजरात की सफलता की बात करता हूं या पूरा देश गुजरात की सफलता की बात करता है, तो उस सफलता को मैं केवल माननीय प्रधानमंत्री जी या हमारी सरकार की सफलता नहीं मानता हूं। मैं मानता हूं गुजरात के लोगों का हार्ड वर्क, गुजरात के लोगों का इंटरप्रेन्योरशिप, गुजरात के लोगों का पीपुल पार्टिसिपेशन। आज मैं सुबह नाश्ते पे समाज के कुछ लोगों के साथ बैठकर नाश्ता कर रहा था। मैंने उनसे जब बातचीत की तो मैंने उनको एक बात कहा, गुजरात के चाहे वो सामाजिक संगठन हो या गुजरात का व्यवसायी, केवल अपने लिए नहीं जीता, अपने राज्य और अपने समाज के लिए भी जीता है। उसके व्यवसाय का, उसके सामाजिक प्रतिबद्धता ये है कि वो समाज के लिए भी कुछ ना कुछ करना चाहता है। और यही कारण है कि गुजरात पूरे देश को अगर आज नेतृत्व दे रहा है तो इसका कारण है हार्ड वर्क, कमिटमेंट विथ नेशन। और मैं कह सकता हूँ, मैंने कहा भी कल कि कल मैं एक बजट के विषय पर चर्चा करने के लिए गया था, तो मैंने कहा गुजराती पहले नेशन के साथ कमिटेड होता है, उसके बाद अपने बिजनेस के साथ कमिटेड होता है। और ये भाव गुजरात को कुछ अलग करता है। लेकिन मित्रों, ये दिन और ये समय ऐसे ही नहीं आया है। इसका महत्व को आज की युवा पीढ़ी को समझना भी होगा। हम जहां अपने आप को विकास के दौर में आगे लेके जा रहे हैं, हम जहां अपने देश के विकास में प्रधानमंत्री का जो लगातार कमिटमेंट हम देखते हैं, वो हम सबको इंस्पायर भी करता है। मैं आज भले ही पार्टी का एक पद पर राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में बैठा हूं, लेकिन मैंने प्रधानमंत्री जी को उस रूप में भी देखा है कि कैसे वो लोगों से मिलने के लिए तत्पर रहते थे। जब मैं गुजरात 2011 में आया तो मैंने एक सद्भावना मिशन के उस कार्यक्रम में भाग लिया था। मैं देखा कि किस प्रकार से हर जिले के लिए योजनाओं का पूरा मेला लगा है। योजनाओं को क्रियान्वयन करने के लिए पूरी प्रक्रिया के रूप में आम जनता को जागरूक किया जा रहा है। वो मेला सरकार की योजनाओं को क्रियान्वयन करने के लिए था और जनता भी उस मेले में आ रही थी और उस राज्य का मुख्यमंत्री भी सेवा के भाव से उस पूरे मेले में बैठा रहता है। ये सामान्य घटना नहीं है, आपके लिए सामान्य हो सकता है, लेकिन हम लोग जो बाहर से आके देखे कि एक राज्य का मुख्यमंत्री दिन भर वहां समय देता है, अपने जिले के लोगों को योजनाओं की जानकारी भी दे रहा है और साथ ही साथ उनके समस्याओं को भी सुन रहा है। उस दिन माननीय प्रधानमंत्री जी और उस समय के मुख्यमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जब मुझसे बातचीत में एक बात कही, वो मैं आज के युवाओं को बताना चाहता हूँ, खास करके आपके यहाँ के गुजरात के लोगों को। उन्होंने कहा कि नितिन, ये जो बड़ी संख्या में लोग आते हैं, ये केवल एक मुख्यमंत्री से मिलने नहीं आते हैं। इतनी बड़ी संख्या में अगर लोग आते हैं
तो ये सब इसलिए आते हैं कि मेरी भावना गुजरात से जुड़ी है और गुजरात की भावना इनसे जुड़ी है, इसलिए इतनी बड़ी संख्या में लोग हमसे जुड़ते हैं। एक पॉलिटिशियन को, एक चीफ मिनिस्टर को एक कैसे अपने समाज के साथ, अपने जनता के साथ कैसे जुड़ाव होना चाहिए, ये मैंने उस दिन उनको देखकर सीखा। हम लोगों को, जनता को केवल वोटर के रूप में नहीं देखते हैं। वोट की राजनीति करनी होती तो हो सकता है बहुत पहले श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी एक वोट की खातिर अपनी सरकार को नहीं गिराते, क्योंकि हम सिद्धांतों से और कुछ विषयों से समझौता नहीं कर पाते। और यही कारण है कि आज भाजपा का ये विस्तार आपको देखने को मिल रहा है। जहां तक आज हम यहां पर आए हैं और जिस टीम के साथ बैठे हैं, इस टीम को अभी हमारे भाई हर्ष भाई कह रहे थे कि गुजरात किस प्रकार से लीड कर रहा है। मैंने जब पूछा गुजरात अपने भाई से, अभी गिफ्ट सिटी में मैं अभी कंट्रोल एंड कमांड रूम देखने गया, आपके गिफ्ट सिटी के पूरे प्रोजेक्ट को समझने का प्रयास किया। मुझे मालूम हुआ कि जब ये गिफ्ट सिटी का प्रोजेक्ट माननीय प्रधानमंत्री जी ने विजन के रूप में और उसके प्लानिंग के रूप में आगे बढ़ाया, तो लोगों ने कहा कि ये सपना है, ये कभी साकार नहीं होगा। आज जब मैं गिफ्ट सिटी को देख रहा हूँ, उसके जो पूरे इनोवेशन के साथ और जिस प्रकार का एक बड़ा इकोनॉमिक हब के साथ साथ, हम कहते हैं कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, लेकिन एक इन्वायरमेंट भी वहाँ पर बने, एक लाइवली इन्वायरमेंट दिखे, इसके भी पूरा प्रयास इस गिफ्ट सिटी में किया गया और बहुत ही बेहतरीन रूप से इसको बनाने की कल्पना माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन में माननीय मुख्यमंत्री जी भूपेंद्र जी और हर्ष भाई कर रहे हैं। लेकिन मुझे ये बात जान के आश्चर्य नहीं हुआ कि इस देश में जब जब प्रधानमंत्री जी ने कुछ बात रखी है तो कई ऐसी ताकतें हैं जो मजाक उड़ाती थी। लेकिन मित्रों, आप ही सोचिए, आज गिफ्ट सिटी में हम लोग बैठे हैं और उस सपने को साकार होते देख रहे हैं जो आपके नेता, आपके राज्य के पुत्र ने आज से 10 वर्ष 12 वर्ष पहले देखी, 15 वर्ष पहले देखा। लेकिन एक बात मैं इसके साथ आपको और दोहराना चाहता हूं। एक समय माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस देश को कहा कि हम जनधन खाते के माध्यम से गरीबों के लिए खाता खोलेंगे। उस समय भी कुछ लोगों ने मजाक उड़ाने का, हंसने का और कहा कि ये तो गरीबों के साथ मजाक है। लेकिन हम अपने प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शिता को देखिए। मैं आज मानता हूं कि पिछले 12 वर्षों में देश ने जो सबसे बड़ा रिफॉर्म्स देखा है वो डायरेक्ट ट्रांसफर स्कीम का देखा है। गरीब के खाते में 1 रुपया अगर दिल्ली से चलता है तो आज गरीब के खाते में पहुंच जाता है, चाहे वो जितनी भी प्रकार की योजनाएं क्यों ना। आज एक सब्जी वाला भी अपने स्कैनिंग के प्रोसेस को, सिस्टम को किस प्रकार से समझता है, ये अपने आप में अद्भुत है। क्योंकि हम लोगों ने भी 2000 के बाद के बदलाव को देखा है, कैसे मोबाइल का मोटोरोला आया, कैसे पेजर आया और कैसे अब आईफोन तक पहुंचे। ये पूरी प्रक्रिया के साक्षी हम लोग रहे हैं। उस कालखंड में हम लोग को भी ये कभी नहीं लगा कि एक सब्जी वाला, एक रिक्शा वाला भी, एक ऑटो वाला भी इस प्रकार से बैंक को अपने साथ हाथ में मोबाइल लेके चल सकता है। ये अपने आप में एक बड़ी क्रांति है। हमारे बीच नेता दीनदयाल उपाध्याय जी हमेशा कहते थे और उनके विचार रहे कि हम अंतिम व्यक्ति तक विकास की योजनाएं पहुंचाएंगे। तो मैं मानता हूं कि अगर उसको सही रूप से पूरा किया तो हमारे नेता आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरा किया। आज एक एक गरीब को 1-1 रुपये का सही हिसाब उसके हाथ में होता है। मैं आज इसलिए इस बात की चर्चा किया कि कई बार हमारे यूथ के बीच में ये विषय
जरूर रहना चाहिए कि रिफॉर्म्स किस तरीके से एक सरकार करती है। आज स्टार्टअप की बात, चूंकि आप सब यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, इस देश में 2 लाख से अधिक स्टार्टअप हो गए हैं। इस कल्पना को जब मैं अभी चर्चा कर रहा था हर्ष भाई से, कि आज इसी राज्य में जब एक प्रोजेक्ट को करने के लिए एक बड़ी कंपनी मांगती है 50 करोड़ रुपया, और उसको प्रदेश अध्यक्ष जी भी बता रहे थे अभी, और उसी प्रोजेक्ट को करने के लिए जब ऑक्शन किया जाता है स्टार्टअप से, तो वो नया स्टार्टअप उसको 50 लाख रुपया में करके देता है। ये है नए भारत का तस्वीर। हमें मौके देने की आवश्यकता है। हमारे युवा के हाथ में, हमारे यंग एंटरप्रेन्योर के हाथ में सब कुछ है। और विदेश से आई हुई जो कंपनी थी वो 50 करोड़ रुपया उसी प्रोजेक्ट का लेना चाहती थी, और हमारे भारत का स्टार्टअप का इस लड़का मात्र 50 लाख रुपए में उसको बनाता है। ये है भारत। साथ ही साथ जिस प्रकार से अभी उन्होंने चर्चा की, गुजरात ने, चाहे वो टेक्सटाइल का क्षेत्र हो, चाहे फार्मा का सेगमेंट हो, चाहे अभी नया सेमीकंडक्टर के रूप में आप चिप्स बनाने के क्षेत्र में आ रहे हो, फार्मा में जो मुझे जानकारी है पूरे 33% शेयर गुजरात के फार्मा कंपनियों का होता है पूरे देश के सिस्टम में। टेक्सटाइल में भी आप लीडिंग हैं। इन चीज़ों को कहीं ना कहीं हमको आगे बढ़ाना है। अभी जिस बजट की चर्चा हाल में अभी आपके सामने आई, प्रधानमंत्री जी का विजन को देखिए। बजट में जिन चीज़ों को उन्होंने लाया उसी पर ट्रेड डील भी किया। लोग पूछते हैं कि कैसे हुआ। यही तो हमारा लीडरशिप है। हम जिसकी प्लानिंग करके बैठते हैं उसी को अपने, चाहे विदेशी ताकतों के साथ भी समझौता अपने पिच पे बुला के करते हैं। यूरोपियन यूनियन के साथ हो, चाहे अभी अमेरिका के साथ का ट्रेड डील हो, या जो यूएस के साथ हो, आप सबको अवेयर हैं। लेकिन मैं कहूँगा कि अगर आप इन तीनों ट्रेड डील को देखिए, इन तीनों चीज़ों को देखिए और हमारे इस बजट को देखिए, आपको दिखेगा कि हमारे बजट में उसके लिए रोड मैप, उसका प्रोविजंस किस प्रकार से किया गया। फार्मा को कैसे हम सपोर्ट देंगे, हम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को कैसे सपोर्ट देंगे, हम सेमीकंडक्टर के लिए जिस प्रकार से पॉलिसी बना के आ रहे हैं, यह स्पष्ट रूप से दिखता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन क्या है। कि जिनको भी एक गलतफहमी थी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कितना धैर्यपूर्वक उस अमेरिका के उस डील को कराया। यह भी एक लीडरशिप की अलग क्वालिटी है। जब पूरी दुनिया सोच रही थी कि क्या होगा, हमारे खास करके व्यवसाय का, जिनका बड़ा एक्सपोर्ट का ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रहता है, उनको लगा कि अब हमारा बिजनेस कैसे धड़ाम से गिर जाएगा। लेकिन प्रधानमंत्री जी का कमिटमेंट जो है वो वर्ड में नहीं होता, एक्शन में दिखता है, और यही उन्होंने करके दिखाया। और मैं मानता हूं कि आज जिस प्रकार से उन्होंने इस चीज को आगे बढ़ाया है, ये पूरी टीम जो यहां बैठी है उसके लिए बहुत बड़ा मार्केट खोला गया है। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी का एक भाषण अभी राज्यसभा में हुआ, मुझे लगता है कि हमारे एंटरप्रेन्योर्स को और यहाँ पर बैठे हुए सभी अपने यूथ उद्यमियों को इस बात को भी संकल्प करना है हमें कि हम अपने ब्रांड के क्वालिटी पर कभी कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। क्योंकि क्वालिटी, मेक इन इंडिया का जब क्वालिटी पूरे मार्केट, पूरे देश में जाएगा तो उसकी अपने आप में एक अलग मानक होनी चाहिए। लोग कहें कि मेक इन इंडिया है, यानी 100% क्वालिटी को इंश्योर किया जा सकता है। हमें अपने ट्रेडमार्क को इस रूप में विकसित करना चाहिए। और मैं मानता हूं कि जितना बड़ा मार्केट आपको मिला है, अगर हम क्वालिटी से कंप्रोमाइज नहीं किए तो इंडिया विल बी द लीडिंग इन एवरी सेक्टर, वॉट एवर वी डू। हम लोग जिस भी सेक्टर में हाथ डालेंगे, वी विल बी द लीडर। कल AI समिट की बात अभी हमारे हर्ष भाई कर रहे थे। जिनको जो करना था उन्होंने जो किया, लेकिन आज आप सोच सकते हैं कि इस AI समिट में माननीय प्रधानमंत्री जी ने
इंडिया को केवल लीडिंग ही नहीं बनाया, व्याप्त भविष्य के लिए एक शेपिंग मॉड्यूल भी दिया, जिसके माध्यम से एआई में जितने बड़ी बड़ी कंपनियां आपके देश में आई, और अब वो कंपनी चाहती है कि भारत के इस मॉड्यूल से हम आगे बढ़े। ये कहीं ना कहीं भारत के लीडिंग एटीट्यूड को दिखाता है। और मैं मानता हूं जिस प्रकार से एआई के डिसिप्लिन्स, एआई का इनोवेशंस और एआई में जिस प्रकार से आने वाले समय में कई चीज़ें हम लोगों को याद होगा, 2K में जब कंप्यूटर्स की दुनिया आई थी तो लोगों ने कहा था जॉब सैक्रिफाइस होगा। आज कई लोग इस पर चर्चा करते हैं, पर मेरा ये मानना है टेक्नोलॉजी कभी जॉब को कम नहीं करती है। हम टेक्नोलॉजी का यूज बेटर करना शुरू करें, टेक्नोलॉजी हमारे लिए और नए जॉब के ऑप्शन पैदा करेगी। इसलिए हम इस एआई के वर्किंग को भी आने वाले समय में एक बड़े जॉब के रूप में भी देख सकते हैं, और जो लोग भी इस प्लेटफॉर्म पे आएंगे उनको निश्चित रूप से इसका लाभ देखने को मिलेगा। आज गुजरात के पोर्ट के बारे में, डेवलपमेंट के बारे में हर्ष भाई बता रहे थे। आज ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन कच्छ और जामनगर में बड़े सेंटर बन के तैयार हो रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का सोलर पे, ग्रीन हाइड्रोजन पे इतना थ्रस्ट रहा है कि इंटरनेशनली भी देखिए, उन्होंने हमेशा ग्रीन रिवॉल्यूशन को प्राथमिकता दी। और यही कारण है कि आज विश्व का सभी बड़ा देश, चाहे वो किसी भी जगह कोई भी देश क्यों ना हो, उनको लगता है कि प्रधानमंत्री जी जो आज बात करते हैं वो कहीं ना कहीं भविष्य की चुनौतियों को देखकर बात करते हैं। और इसके कारण है कि उनके लीडरशिप में आज सभी देश हमारे इस प्लेटफॉर्म पे आने का काम कर रहे हैं। सोलर एनर्जी हो या ग्रीन रिवॉल्यूशन हो, इसमें भारत अग्रणी कैसे बने, इस दिशा में भी प्रधानमंत्री जी का लगातार प्रयास रहा है। आज मैं अपने यहाँ पर बैठे हुए सभी युवा साथियों से यही कहूँगा कि हमें अपने क्षमता का पूरा उपयोग करना है। जहाँ युवा हमेशा एक परिवर्तन का वाहक रहा है, देश में भी अगर 2047 का विकसित भारत बनाने का सपना माननीय प्रधानमंत्री जी ने देखा है, तो हमें अपने कालखंड का पुरुषार्थ करना पड़ेगा। हमें भी इस देश के विकास में अपना पूरा योगदान देना होगा। मैं एक शब्द यूथ के बीच में हमेशा कहता हूँ, जो पंक्तियाँ, वो मैं आज भी आपके सामने रखता हूँ, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि विरासत के साथ ही विकास होगा। जिस देश का इतिहास, जो देश अपना इतिहास, अपने संस्कृति पर गर्व नहीं करता, उसका भविष्य अच्छा नहीं होता है। उसी प्रकार से हमें भी आज की युवा पीढ़ी को भी अपने आप पर भी विश्वास करना होगा। पास्ट इज ए ट्रेजर, इट इज टू बी प्रिजर्व्ड, प्रेजेंट इज ए स्ट्रगल, इट इज टू बी कंटिन्यूड, एंड अ फ्यूचर इज अ ड्रीम, इट इज टू बी अवेटेड। ये तीन पंक्तियाँ मुझे लगता है कि यूथ के लिए बहुत उपयोगी है। मुझे ये तीन पंक्तियाँ बहुत गाइड की। अतीत जो है हमेशा सुंदर खजाने के रूप में इसको प्रिजर्व करके रखना चाहिए, चाहे हमारी संस्कृति हो, चाहे हमारा देश की संस्कार और व्यवहार हो। वर्तमान हमेशा संघर्ष का समय है, हमेशा इसमें वर्तमान अगर संघर्ष चल रहा है तो आप समझिए सही रूप से चल रहा है। एंड अ फ्यूचर इज अ ड्रीम, इट इज़ टू बी अवेटेड। भविष्य में अगर हम लगातार धैर्यपूर्वक अपने काम में लगे हैं तो निश्चित रूप से हमारे सपने पूरे होंगे। मैं मानता हूं कि आज के यूथ को जहां एक और अपने काम में कमिटमेंट के साथ आना है, हमने अपने जीवन में शॉर्टकट से बचना है, क्योंकि आज का यूथ कई बार शॉर्टकट में कई चीज़ों को गवा देता है, और बिजनेस में भी ये लागू होता है। हम छोटे से प्रॉफिट के लिए कभी कभी अपने प्रोडक्ट के कंप्रोमाइज कर जाते हैं, और वो लॉन्ग रन में हमको नुकसान करता है। तो मैं मानता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो सपना देखा है एक विकसित 2047 में भारत बनाने का, और उसमें गुजरात के
युवा उद्यमियों का बहुत योगदान चाहिए। हमें उम्मीद है कि आपका पुरुषार्थ, आपका मेहनत, आपका परिश्रम निश्चित रूप से इस भारत को 2047 में विकसित भारत बनाने में बहुत योगदान मिलेगा। लेकिन साथ ही साथ हमें वैसी ताकतों से भी बचना होगा जो हमारे इस देश के सम्मान को भी नुकसान पहुंचाते हैं। राजनीति कीजिए, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, उसके प्लेटफॉर्म्स हैं, उसके स्थान हैं, लेकिन अगर भारत की सम्मान के साथ आप अगर राजनीति करते हैं, भारत जब गौरवान्वित पल पूरे देशवासियों को मिलता है, उस समय अगर आप राजनीति करते हैं तो कहीं ना कहीं ये मानना पड़ेगा कि यही है निगेटिव थॉट, जिसके कारण कुछ लोग कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मैं आज इस अवसर पे पूरी टीम ने जो मुझे यहाँ पर निमंत्रित किया और आज आपके साथ इस अवसर पे गिफ्ट सिटी में आकर कार्यक्रम करने का मौका मिला, मैं आप सभी युवा साथियों को आपके सुनहरे भविष्य के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। जय जय गरवी गुजरात। थैंक यू।